हाय, क्या हाल चाल दोस्तों। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम आ चुके हैं पार्ट नंबर 4 लेके, रियल नंबर क्लास 10th का पहला चैप्टर। आज हम इसका क्या देखेंगे, पार्ट 4 देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए पूरी की पूरी सफिशिएंट है। इसमें हम पीवाईक्यू से लेके एनसीईआरटी से लेके सारे क्वेश्चन कवर करेंगे विद कॉन्सेप्ट। तो बढ़ते हैं आगे। आज हम रियल नंबर देखेंगे। जैसे कि बता दिया, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। अगर आपने पिछली 3 वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन्हें देखो, देन यहाँ आओ, क्योंकि आज बहुत मजा आने वाला है। बढ़ते हैं। आज जो जो हम करने वाले हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या करेंगे। आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम के ऊपर। ठीक है, आज हमने इन पर वर्ड प्रॉब्लम देखनी है जो बहुत बार पूछी जाती हैं एचसीएफ और एलसीएम के फंडे पर। अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहली बात, एचसीएफ और एलसीएम का एक छोटा सा फटाफट से रिव्यू देख लेते हैं। क्या था एचसीएफ का मतलब? बताया था सबसे कैसा नंबर, बड़ा नंबर, जो दिए गए नंबर को कंप्लीटली क्या कर दे, निपटा दे, डिवाइड कर दे, यही था इसका मतलब। और दूसरी बात बताई थी एलसीएम। एलसीएम का मेरी भाषा में जो मतलब है, सबसे छोटा नंबर जो दिए गए नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। और अगर ये समझ में आ गया तो अब हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। बढ़े आगे तो देखते हैं आगे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या लेके आओ। पहली बात, कभी भी वर्ड प्रॉब्लम करते हो ना, 3 बातें ध्यान रखने का। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, रीड केयरफुली। पहली बात समझ में आ गई। क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको ध्यान से पढ़ना है। दूसरा, अब इसको क्या करो, जज करो। वर्ड प्रॉब्लम को क्या करना है आपने, जज करना है। जज करने का मतलब किसी इंसान को जज नहीं करना है, क्वेश्चन को जज करना है, और किसी को जज नहीं करना है। कैसे जज करना है? जज ये करना है कि भाई जो मेरा आंसर आएगा ये दी गई वैल्यूज से, जो भी क्वेश्चन में वैल्यूज दिए हैं, जो भी नंबर्स दिए हैं, उनसे बड़ा आएगा या फिर छोटा आएगा। उनसे मैक्सिमम आंसर आ सकता है या फिर मिनिमम आंसर आ सकता है। मतलब बड़ा आंसर आ सकता है या फिर कैसा आंसर आ सकता है, छोटा आंसर आ सकता है। ये जज करा, ठीक है। तीसरी बात, अब मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा, मतलब बड़ा आएगा या छोटा आएगा कहोगे, इससे कैसे पता लगाएंगे? इससे ऐसे पता लगाएंगे, उसके लिए हमारे पास एक फंडा है, वो अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, क्या फंडा है वो देखेंगे। देखो, हमें क्या करना है, अगर मेरा आंसर कैसे पता लगाओगे कि मुझे दिए गए क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है, कैसे पता लगाओगे? देखो, उसके लिए तुमने क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट समझना। तुम्हारा आंसर अगर बड़ा आ रहा है, कैसा आ रहा है तुम्हारा आंसर? अगर बड़ा आंसर आ रहा है तो तुमने क्या करना है, बड़े का मतलब होता है, क्या होता है बड़े का मतलब? बड़ा क्या आ सकता है? बड़ा हमेशा आता है मल्टीपल। बड़ा हमेशा क्या होगा, मल्टीपल होगा। और अगर तुम्हारा आंसर दी गई वैल्यू से छोटा आ रहा है तो पक्का क्या निकलेगा वहां पे, फैक्टर। अब कहोगे ये कैसे होगा कि आंसर बड़ा आ रहा है तो मल्टीपल, छोटा है तो पक्का क्या होगा, फैक्टर होगा? नहीं, रटना नहीं है। देखो समझो, जैसे मैंने एक नंबर लिया, 12 लिया, ठीक है। 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 12 के फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 12 खुद होगा, 3, 4, 6। ये सारे के सारे दीज आर फैक्टर्स ऑफ 12। एक बात बताओ, ये जो 12 के फैक्टर्स आ रहे हैं, क्या ये 12 से बड़े हैं या छोटे हैं? 1 12 से बड़ा है या छोटा है? 12 तो चलो बराबर हो गया। 2 छोटा है, 3 छोटा है, 4 छोटा है, 6 छोटा है। तो किसी भी दिए गए नंबर के फैक्टर हमेशा उससे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसलिए जब भी छोटा आंसर आएगा ना तो पक्का क्या होगा, फैक्टर होगा। अब बात कर लेते हैं इसके मल्टीपल की। अगर इसके मल्टीपल निकालने जाओगे तो 12 के मल्टीपल 12, 24, 36, 48 सो ऑन, यही सब होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो 12 के सारे मल्टीपल हैं। क्या ये 12 से बड़े हैं या छोटे हैं? ये सब 12 से क्या है, बड़े हैं। तो जब भी आंसर बड़ा आता है तो तुम्हारा क्या आएगा, पक्का मल्टीपल आएगा। अब ये क्या काम आएगा, देखो, ये तुम्हें ऐसे काम आएगा, तुमने क्या करना है, मल्टीपल में आ रहा है क्या, m, और m आता है एलसीएम में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
तो जब भी आंसर बड़ा आएगा मतलब मल्टीपल, मतलब क्या निकालोगे दिए गए क्वेश्चन में, एलसीएम निकालोगे। और अगर आंसर छोटा आता है तो क्या निकलेगा भैया, फैक्टर निकलेगा। और फैक्टर में एफ, और किसमें फैक्टर में आता है एफ, एच सी एफ निकाला जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां भी एफ, यहां पे भी एफ है, दोनों जगह एफ। सही है, ट्रिक समझ में आ गया, फंडा क्लियर है। क्या कहा, अगर आंसर बड़ा आता है तो तुमने क्या निकालना है, मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब पक्का क्या निकालोगे, एलसीएम। जज करने के बाद, ये जज करके पता चलेगा कि आंसर बड़ा आने वाला है या फिर छोटा आने वाला है। बड़ा आएगा तो एलसीएम निकलेगा, छोटा आएगा तो एचसीएफ निकलेगा। क्यों ऐसा होता है ये मैंने बता दिया, फैक्टर की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, इसलिए वहां पे क्या निकालोगे तुम, एचसीएफ निकालोगे। और अगर छोटा आता है तो फैक्टर और एचसीएफ। क्लियर है इतनी बात। देखते हैं अब इस क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है इसको नोट कर लेना, ठीक है। या ऐसे देखो, यहीं पे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करना है अपने ने, हमसे बोलता है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट फील्ड के अराउंड, ये एक सर्कुलर पाथ है, यहां पे कोई एक फील्ड है। क्या है, फील्ड है। इफ प्रिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। एक प्रिया दीदी है, उन्होंने क्या करा, इस सर्कुलर जो पाथ है जहां पे दौड़ने है जो भी करने जा रही है, उसको पूरा करने में मान लो उसने यहां से शुरू करा, दिस इज द पॉइंट ए। यहां से उसने शुरू करा और यहां से घूमती 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 वो दोबारा यहां आ गई। कितने मिनट लिए उसने, उसने ले रखे हैं, पढ़ो, 18 मिनट्स लिए हैं। पढ़ लिया क्वेश्चन, आगे पढ़ो। वाइल रविश टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। इसी काम को दोबारा करने के लिए, इसी सर्कुलर पाथ, भाई एक ही प्रिया ही तो है ना, है कोई लड़का भी तो आ सकता है, कोई दूसरी लड़की भी तो आ सकती है जॉगिंग करने के लिए। तो आई, तो उसने इसी राउंड को पूरा करने में कितना टाइम लिया, 12 मिनट लिए। कितने मिनट लिए, 12 मिनट। आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। दोनों ने सेम पॉइंट से शुरू करा, मतलब इसने भी पॉइंट ए से ही शुरू करा। एट द सेम टाइम, भाई अगर ये सुबह के 6 बजे आई तो दूसरा ये भी कितने बजे आया, 6 बजे आया, बिल्कुल सेम टाइम पर आया। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर एक यहां को जा रहा है तो दूसरा भी यहीं को जा रहा है, ठीक है। सेम पॉइंट, सेम डायरेक्शन, सेम टाइम, सेम जगह, सेम वो चीज, ठीक है, वो करा है इन्होंने। तो ये इन्होंने करा। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे सुबह के 6 बजे पॉइंट ए पर ये दोनों मिलके एक ही डायरेक्शन में गए थे, अब कितने मिनट बाद, 6 बजे के बाद कितने मिनट बाद ये दोनों एक ही समय पर एक ही जगह मिलेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या निकालना है। बोलता है वो टाइम बताओ जिस पर ये दोबारा मिलेंगे, 6:20, 6:30, 6:12, 6:18, 6:36, जितना बोलता है उतना आना है। ठीक है, अब क्या कहा था मैंने, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट क्या बताया था कि जज करो कि आंसर मैक्सिमम आ सकता है मिनिमम आ सकता है। अब एक बात बताओ, क्या आंसर इन दिए गए टाइम से छोटा आ सकता है, आएगा कि नहीं आएगा। क्या ये दोनों 9 मिनट बाद दोबारा मिल सकते हैं, क्या ये दोनों 12 मिनट बाद दोबारा मिल सकते हैं, क्या ये दोनों 6 मिनट बाद दोबारा मिल सकते हैं। इन दिए गए टाइम से छोटे टाइम पर क्या ये दोबारा मिल सकते हैं, क्या 6 मिनट बाद ये दोनों मिल जाएंगे, हाँ कि ना। 6, अरे कॉमन सेंस वाली बात है कि 6 मिनट बाद ये दोबारा कैसे मिलेंगे। भाई रविश को मिनिमम टाइम कितना लग रहा है एक राउंड कंप्लीट करने, 12 मिनट, तो 6 मिनट बाद तो कहीं है यहां पर होगा, और इनको तो 18 मिनट लग रहे हैं, तो ये कहीं यहीं पर होंगी। तो क्या 6 मिनट बाद मिल सकते हैं, नहीं। क्या 9 मिनट बाद मिल सकते हैं, 9 मिनट में कहीं यहां होगा और ये यहां होगी, क्या मिल सकते हैं, नहीं। इसका मतलब आंसर इन दोनों वैल्यूज से क्या आएगा, बड़ा आएगा। आएगा तो बड़े में हमेशा क्या निकालोगे भैया, एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकाल दो दोनों नंबर का। एलसीएम ऑफ 12, 12 और 18 का एलसीएम निकाल लो। कैसे निकालते हैं, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 12 और 18 का निकाल लेते हैं, यही होगा।
सिंपल है। अब जो जो कॉमन फैक्टर है उनको लिखने का, एलसीएम निकालना है तो लीस्ट आ रहा है बट पावर सबसे बड़ी लेते हैं, तो 2 की सबसे बड़ी पावर गई है 2, 3 की सबसे बड़ी पावर गई है 2, तो 4 इंटू 9 तो 36। हाँ एक बात ध्यान रखना, जैसे आपने क्या निकाला है, टाइम का निकाला है ना, मिनट की वैल्यूज थी ना, तो आंसर भी किस में आएगा, मिनट्स में। आफ्टर 36 मिनट्स प्रिया एंड रविश विल मीट टुगेदर एट पॉइंट नंबर ए। कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद ये दोबारा इसी पॉइंट पर मिलेंगे। समझे क्वेश्चन? क्या करना है, जज करना है कि आंसर मेरा दी गई वैल्यू से बड़ा आएगा छोटा आएगा। बड़ा आएगा तो मल्टीपल, मल्टीपल मतलब एलसीएम, छोटा आएगा मतलब फैक्टर मतलब एचसीएफ निकालने का। क्लियर है ये बात? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड बी। हमारे पास किसी स्कूल में 2 सेक्शन है, ए और बी, ऑफ क्लास 10th। लो तुम्हारी ही क्लास के 2 सेक्शन है, क्लास 10th ए और 10th बी। देयर आर मिनिमम नंबर 32 स्टूडेंट इन सेक्शन ए। ए सेक्शन में कितने हैं कम से कम बच्चे, 32 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 32, एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी। यहां कितने हैं, 36 स्टूडेंट्स हैं सेक्शन बी में। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। हमसे बोलता है कि एक सेक्शन में कितने बच्चे हैं, 32 हैं, एक सेक्शन में 36 बच्चे हैं। अगर वो लाइब्रेरी जा रहे हैं अपने स्कूल की, तो लाइब्रेरी में कम से कम कितनी बुक होनी चाहिए कि वो सबको इक्वली मिल जाए। मतलब अगर एक बच्चे को 2 बुक मिले तो हर बच्चे को 2-2 मिलनी चाहिए इक्वली। अब या सेक्शन ए के बच्चे होने चाहिए या फिर सेक्शन बी के बच्चे होने चाहिए। क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ में आ गया क्या निकालना है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करना है, जज कि आंसर मेरा इनसे बड़ा आ सकता है छोटा। क्या आंसर इनसे छोटा हो सकता है? क्या लाइब्रेरी में एक बार में 10 बुक रखी हैं, कितनी बुक रखी हैं, 10 बुक रखी हैं, तो क्या सबको मिल जाएंगी? भाई मान लो सेक्शन ए सुबह के 11 बजे अपने स्कूल की लाइब्रेरी में गए, कितने बच्चे हैं सेक्शन ए में, 32 बच्चे हैं, लेकिन अपने पास लाइब्रेरी में कितनी बुक हैं, 10 बुक हैं, तो क्या सबको बट पाएंगी? नहीं बट पाएंगी। बट पाएंगी, लॉजिकल है चीज। लो तुम 30 ले लो, अभी भी कितने बच्चे रह जाएंगे, 2 बच्चे रह जाएंगे ना। उसने क्या कहा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, हर बच्चे को मिलनी चाहिए एक सेक्शन के, या सेक्शन ए के या सेक्शन बी के, तो हर बच्चे को नहीं मिल पाएगी। ऐसे ही अगर सेक्शन बी के 36 बच्चे हैं, 30 ही बुक हैं, तो 6 बच्चे बच जाएंगे। तो आंसर छोटा तो नहीं हो सकता है, आंसर कैसा आ रहा है भैया, बड़ा आ रहा है। तो बड़ा मतलब एलसीएम निकालने का 2 नंबर क्या दिए हैं, 32 और 36 दिए हैं कि नहीं। बस फंडा क्लियर है, वर्ड प्रॉब्लम है, बस अपना यही डिकोड करना है कि वहां पे एलसीएम निकलेगा, एचसीएफ कैसे निकलेगा वो मैंने बता दिया, जज करना है। 32 के फैक्टर कर लो, आंसर आ जाएगा। यही होगा क्या, इसके अलावा कुछ और हो सकता है? इसका मतलब क्या है, 2 की पावर कितनी है, 5, आगे 36, यही होगा। बस अब जो कॉमन नहीं है उसको कॉमन बनाने का है, 3 की पावर 0, एलसीएम ऑफ 32, 36। अब मैंने तो डायरेक्टली लिख दिया, तुमने क्या करना है, 32 के फैक्टर कर लो और 36 के ऐसे करके फैक्टर कर लो। ये सिंपल है, जिसको आता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता वो भी विद टाइम सीख जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया। तो कॉमन फैक्टर लिखने हैं, उनकी सबसे बड़ी पावर, 2 की सबसे बड़ी पावर गई है 5, 3 की सबसे बड़ी पावर गई है 2, 32 इंटू 9, आंसर वुड बी 9 2 18 हो गया, 27 और 28। कम से कम कितनी बुक होनी चाहिए, हमने क्या निकाला है ये, 2288 बुक्स होनी चाहिए। ठीक है, बस यही निकालना था हमने, कितनी बुक होनी चाहिए, 288 होनी। क्लियर है इतनी बात? बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड साइमल्टेनियसली एट 7 AM।
किसी ट्रैफिक सिग्नल की 3 लाइटें हैं, वो एक साथ पहली 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड में बदलती हैं। कितने बजे बदली सारी एक साथ? 7 बजे पर। ठीक है, जो पहली वाली लाइट है वो 48 सेकंड में बदलती है, दूसरी वाली 72 सेकंड में, फिर तीसरी बार 108 सेकंड। लेकिन एक साथ कितने बजे चेंज हो गई थी? 7 पर। अब पूछता है व्हाट टाइम दे विल चेंज टुगेदर नेक्स्ट, तो कितने टाइम बाद दोबारा से चेंज होंगी एक साथ। क्या करोगे इसको? होमवर्क सेम सवाल, जज करो कि आंसर मेरा इससे बड़ा आएगा या फिर क्या आएगा? छोटा आएगा। ठीक है, बड़ा आएगा तो क्या निकालोगे? एलसीएम, छोटा आएगा तो क्या निकालोगे? एचसीएफ। अगला, 3 bells ringing at interval of 6, 12, 18 minutes. If all the bell ring at 6 a.m., when will they ring together? क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन का कहना है कि भाई जो पहली बेल है वो 6 मिनट बाद बजती है, हर 6 मिनट पर। दूसरी वाली कितने मिनट पर बजती है? हर 12 मिनट पर। तीसरी वाली कितने मिनट पर बजती है? 18 मिनट पर। ठीक है, 3 बेल्स थी। कितने टाइम पर ये एक साथ बजी? 6 AM पर। ये तीनों की तीनों एक बार 6 AM पर बज गई। ये भी 6 पर, ये भी 6 पर और ये भी 6 पर। अब ये 6 मिनट बाद बजती है ना पहली वाली घंटी, तो अब कितने मिनट बाद बजेगी? 6:06 पर, फिर 6:12 पर, फिर 6:18 पर। यही होगा। ये वाली 6:12 पर, फिर 6:24 पर, सो ऑन। ये वाली 18 मिनट बाद बजती है तो 6:18 पर, फिर 6:36 पर। यही चीज होनी चाहिए। तो अब मेरे से पूछता है ऐसे ही करके जब ये तीनों एक साथ 6 बजे बज गई थी, तो ये अब कब एक साथ बजेंगी? 6 बजे बाद कितने बजे बाद ये दोबारा एक साथ बजेंगी? जज करो कि जो मेरी दी गई वैल्यू है, क्या आंसर इनसे छोटा आ सकता है? क्या आंसर 2 मिनट हो सकता है? क्या आंसर 4 मिनट हो सकता है? भाई पहली बेली कितने मिनट बाद बज रही है? 6 मिनट बाद बज रही है, तो कम से कम पहली बेल को बजने में 6 मिनट लग रहा है, उसके बाद 12। क्या 2 मिनट में तीनों एक साथ बज जाएंगी? नहीं। आंसर इससे क्या आएगा? पक्का बड़ा आएगा। बड़ा आएगा तो क्या निकालोगे? एलसीएम किसका? 3 नंबर का, 6, 12 और 18 का। ठीक है, निकाल के दिखा देते हैं। 6, 12 और 18 का फैक्टर कर लो। 2 इंटू 3, 12 के कर लो 2 की पावर 3 हो जाएगा। नहीं, 2 की पावर कितना होगा? 2 इंटू 3 की पावर 1। 18 का क्या होगा? 2 इंटू 3 स्क्वायर। यही होगा। सब कुछ कॉमन है, जो जो कॉमन है उनकी सबसे बड़ी पावर लिख दो बस। 6, 12 और 18 सबसे बड़ी पावर। कॉमन फैक्टर है 2 और 3। 2 की सबसे बड़ी पावर गई है 2, 3 की सबसे बड़ी पावर गई है 2। 2, 4, 3, 3 या 9। तो कितने मिनट बाद दोबारा बज रही है भाई? ये 36 मिनट। मतलब 6:36 पर दोबारा से बजेंगी। यहां से भी देख सकते हो आंसर यही आएगा। यहां 6 मिनट बाद बज रही है ना, तो ये 6 6 36 ये हो गया। यहाँ पे भी दोबारा 6:36, यहाँ पे 6। देखो कितने मिनट बाद दोबारा तीनों एक साथ बज रही है? 6:36 मिनट बाद। बस यही करना था इस क्वेश्चन में। समझ में आ गया? नहीं आया दोबारा देखना, सेम फंडा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, वैल्यूज लिखो, आंसर को जज करो कि बड़ा आएगा या फिर छोटा आएगा। बड़ा आएगा तो एलसीएम, छोटा आएगा तो एचसीएफ। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। 4 बेल रिंग्स एट इंटरवल ऑफ 4, 7, 12, 24 सेकेंड। वही चीज, पहली वाली 4 सेकेंड, दूसरी वाली 7 सेकेंड, तीसरी वाली 12 सेकेंड, चौथी वाली 14 सेकेंड। यही है, 4 बेल हैं, 1, 2, 3 और 4। इफ द 4 बेल बिगिन एट 12 o'clock, कितने बजे बजी हैं? चारों की चारों एक साथ 12 बजे बज गई। कितने बजे बजी? 12 बजे चारों की चारों बेल एक साथ बज गई। अब आफ्टर हाउ विल दे ऑफ्टन डू सो नेक्स्ट इन 14 मिनट, व्हेन विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर। अब कब दोबारा ये बजेंगी एक साथ? फिर वही चीज, क्या आंसर इनसे छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो पक्का क्या निकालोगे इन सबका? एलसीएम 4, 7, 12 और 24।
फोर नहीं, सॉरी, कितना है 14 सेकेंड। इन सबका क्या निकालेंगे हम यहाँ पे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल लेते हैं इनका, 4 7 और क्या है 12 एंड 14, ठीक है। ये हमने इसका क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। क्या आ गया, मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3, 6 7 जा 42, 4 ये आ गया 168। कितने टाइम बाद, 168 के बाद, ठीक है। तो 168 सेकंड बाद ये दोबारा से बजेंगी। अब थोड़ा सा हम इसको चेंज कर सकते हैं क्या, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं बताओ, एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड, होते हैं कि नहीं होते हैं। अब ये 120 सेकंड प्लस कितना बचता है 68 सेकंड, नहीं, ये बज रहा है 48 सेकंड, ये है। अब 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 120 सेकंड में कितने मिनट होंगे, 2 मिनट, और कितने सेकंड बचे 48 सेकंड। तो 2 मिनट 48 सेकंड के बाद ये दोबारा से एक साथ बजेंगे। कितने बजे बजी थी, 12 बजे, तो ये 12 बज के 2 मिनट और 48 सेकंड में दोबारा से बजने वाली है। यही होगा, बस दिस इज द आंसर, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार देखा गया है आपके बोर्ड्स में, ठीक है, बहुत बार ये सवाल आया हुआ है। क्या कहता है, अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन where the participants will be educator of different subject. The number of participant in Hindi, English and mathematics are 60, 84, 108 respectively. Respectively का मतलब जो पहले लिखा था वो पहले वाले का, दूसरा वाला दूसरे वाले का, तीसरा वाला तीसरे वाले का, ठीक है। तो हमने बताना है पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। एक सेमिनार हॉल में कोई सेमिनार हो रहा है जिसमें 3 सब्जेक्ट में, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। हिंदी के बच्चे हैं 60, इंग्लिश के हैं 84 और मैथ के हैं 108। तो कितने टाइम बाद, ये वाला सवाल नहीं है, टाइम वाला। अब क्या पूछता है, यहां पढ़ो, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड। एक होटल बुक करा है, सेमिनार हॉल बुक करा है, वहां हर कमरे में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जाने हैं एंड ऑल ऑफ बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। एक और कंडीशन दे दी कि सारे के सारे बच्चे कैसे होने चाहिए, एक रूम में, सेम सब्जेक्ट। हिंदी के साथ इंग्लिश वाला नहीं बैठाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। हिंदी के साथ हिंदी वाला, इंग्लिश के साथ मैथ वाला नहीं बैठाओगे, इंग्लिश इंग्लिश, मैथ मैथ। Hence the maximum number of participant that can be accommodated in each room. तो ये बता रहा है, ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने बैठ सकते हैं हर रूम के अंदर, कितने बैठ पाएंगे, सोचो, वही चीज जज करो। 60, 84, 108, क्या आंसर इनसे बड़ा हो सकता है, क्या आंसर इन वैल्यूज से बड़ा हो सकता है, हाँ कि ना। आंसर इन वैल्यूज से बड़ा जाएगा या छोटा जाएगा, क्या आंसर 110 हो सकता है, क्या एक रूम में 110 आ सकते हैं। अरे भाई मैक्सिमम बच्चे कितने हैं, 108 है। अगर मैं 110 बच्चे ले लूं, आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं ना। हमारे पास मैक्सिमम कितने बच्चे हैं 108, तो इतने ही तो बच्चे आएंगे किसी रूम में, या इतने ही तो कमरे लगेंगे 108, तो इनसे बड़ा आंसर तो नहीं हो सकता है। मतलब आंसर कैसा आएगा, छोटा आएगा। तो छोटा आंसर मतलब क्या निकालोगे इन सबका, HCF निकालोगे, ठीक है। क्या करोगे, 60 के फैक्टर कर लो, ये हमने 60 के फैक्टर कर लिए, देन 84 के फैक्टर कर लेंगे, देखते रहे ना, और अपना भी साथ साथ करते रहे। ऐसे ही 108 के फैक्टर कर लो, ये हमने तीनों के फैक्टर कर लिए। बस अब जो जो कॉमन है उन सबकी सबसे बड़ी पावर 60, 84, 108। कॉमन फैक्टर क्या क्या आएंगे भाई, देखो 2 है और 3 है और क्या क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 2 की सबसे छोटी पावर देखोगे, यहाँ 2 पावर गई है, यहाँ भी 2 गई है, यहाँ भी 2 गई है, तो सबसे छोटी कितनी हो रही है, 2 ही हो रही है। 3 की सबसे, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, तो सबसे छोटी पावर 1। 5 की सबसे छोटी 0,
ठीक है, यही होगा। एक 7 भी था तो 7 की भी 0 हो जाएगी। कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 इंटू 3 12। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कितने बच्चे आ सकते हैं, कितने कमरे लेने पड़ेंगे हमें, मैक्सिमम 12 लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमने निकाल लिया कि एक कमरे में 12 बच्चे आ सकते हैं। दूसरा पार्ट इसका, द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस इवेंट। हमने देखा कि एक कमरे में कितने बच्चे आ रहे हैं, 12 बच्चे आ रहे हैं। तो भाई हिंदी के कितने पार्टिसिपेंट थे, हिंदी के थे टोटल 60। एक कमरे में कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं। तो 12 इंटू डिवाइड बाय 60 कितना आ गया, 5 रूम। तो हिंदी वालों के लिए तो कितने कमरे लगेंगे, 5। इंग्लिश वाले कितने हैं, 84, यही है। डिवाइड कर लो, एक कमरे में 12 जा रहे हैं तो डिवाइड कर लिया, यहां आएंगे 7 रूम। ठीक है, मैथमेटिक्स कितने थे, 108, कितने हैं टोटल, 12, 12 9 रूम। तो टोटल कितने रूम लग रहे हैं, 5 + 7 + 9 कितने लगेंगे बताओ, जोड़ लो, 7 5 11 21 21। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 रूम्स लगेंगे इतने सारे बच्चों को बैठाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसको कर लेना, वही चीज है, 990 एप्पल्स है एक फ्रूट वेंडर के पास और 945 ऑरेंजेस हैं। He packs them into basket. Each basket contain only one of the two fruits. कितने हैं, 2 इक्वल नंबर, 2 फ्रूट्स हैं एक बास्केट में। फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट टू बी पुट इन ईच बास्केट इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट। कम से कम कितनी बास्केट हो, उसके लिए हम कितने मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट रखें एक, उसमें कितने मैक्सिमम जा सकते हैं। क्या निकालोगे, आंसर इनसे बड़ा आएगा छोटा आएगा, वो तुमने जज करना है। जज करने के बाद तुम्हें अगर लगता है कि भाई आंसर बड़ा आ रहा है तो एलसीएम, छोटा आ रहा है तो क्या निकालोगे, दोनों का एचसीएफ। ये तुम्हारा हो गया होमवर्क, आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दो। ठीक है, बढ़ते हैं, ये सवाल थे आज के लिए। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना काफी है। फिर वही बात, रोज पढ़ते रहो, ध्यान से पढ़ो, चाहे 1 ही घंटा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। ये आज हमने वर्ड प्रॉब्लम देखी एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। ऐसे ही कुछ भी बन जाए, बस तुम्हें जज करना आना चाहिए कि आंसर मेरा बड़ा आएगा या छोटा आएगा। बड़ा आएगा मतलब मल्टीपल मतलब एलसीएम, छोटा आएगा मतलब फैक्टर मतलब एचसीएफ निकालने का। बस कोई भी सवाल आ जाए दुनिया का एलसीएम और एचसीएफ की वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर तो तुम्हें आना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर देखना है, कुछ इरेशनलिटी के सवाल देखने, देन जाके चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। बाकी सारी चीजों के लिए आप सबका धन्यवाद। एक कोट आज भी है, नोइंग अदर इज इंटेलिजेंस, नोइंग योरसेल्फ इज ट्रू विजडम। दूसरों को जानना अच्छा है, वो तुम्हारी बहादुरी है, बट खुद को तुम कितना जानते हो वो सबसे बड़ी बात। अपने को जानो, दूसरे को जानने से बढ़िया किसको जानो, अपने को जानो कि मैं अंदर से कैसा हूं, मेरी मेंटेलिटी कैसी है। दूसरे के जैसा मत बनो, खुद को जानो, अपनी आत्मा को जानो, अपने अंदर को जानो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।